मंगलवार 24 मार्च 2026 को होर्मुज जलडमरू मध्य को ब्लॉक करने के लिए जिम्मेदार आदमी ने एक्स पर एक धमकी पोस्ट की। अली रेजा तंगसीरी, ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के रियर एडमिरल ने कहा था कि वह अमेरिका का पीछा मेक्सिको की खाड़ी तक करेगा। उसने लिखा कि जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाज़ों को ईरानी समुद्री प्राधिकरण से पूरी तरह समन्वय करना होगा। 48 घंटे बाद इजराइल ने घोषणा की कि उसे निष्प्रभावी कर दिया गया था, लेकिन उन 48 घंटों और उससे पहले की हफ्तों में क्या हुआ, उसकी कहानी ये सिर्फ एक ऑपरेशन से कहीं ज्यादा बड़ी है। पिछले कुछ महीनों में ईरान ने वो बनाया जिसे कई विश्लेषक किला कहते थे। तटीय पहाड़ों में खुदे हुए बंकर, मिसाइल लॉन्चर जो सुरंगों में गायब हो जाते थे, सैकड़ों सशस्त्र नौकाएं और एक ऐसा शस्त्रागार जो धरती के सबसे रणनीतिक जलडमरू मध्य के हर मीटर को कवर कर सकता था। जहाजों की आवाजाही में 97% की गिरावट आई। 40,000 नाविक समुद्र में फंसे थे। तेल की कीमत $126 प्रति बैरल तक पहुंच गई। पूरा दुनिया देख रही थी कि क्या कोई उस रास्ते को फिर से खोल पाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ऐसे उपकरण लाया जिनकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की थी। इस वीडियो में हम बिल्कुल दिखाएंगे कि क्या बनाया गया था, किस चीज का इस्तेमाल उसे नष्ट करने के लिए किया गया और क्यों अमेरिका ने यहाँ जो किया वह उसकी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन है जो दशकों से नहीं देखा गया। इसमें और भी है। जब ये वीडियो खत्म होगा आप भू राजनीतिक संघर्षों को एक अलग नजरिए से देखेंगे, क्योंकि यहाँ जो हुआ वो सिर्फ ईरान के बारे में नहीं है, ये उस खोज के बारे में है जिसे दुनिया का कोई भी शासन कभी नहीं भूलेगा। संयुक्त राज्य अमेरिका को क्या झेलना पड़ा, समझने के लिए पहले जानिए ईरान ने क्या बनाया। सालों तक तेहरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के तट को दुनिया के सबसे सैन्यकृत इलाकों में से एक में बदल दिया। ये यूं ही नहीं हुआ था। जलडमरू मध्य अपनी सबसे संकरी जगह पर केवल 34 किलोमीटर चौड़ा है। कोई भी जहाज जो फारस की खाड़ी से बाहर निकलना चाहता है उसे इस गलियारे से गुजरना पड़ता है और ईरान को इसकी कीमत का ठीक ठीक अंदाजा था। तो शासन ने 4 परतों वाली एक रक्षा व्यवस्था तैयार की। पहली परत मिसाइलें थी, न कि पारंपरिक लॉन्चर जो तय जगहों पर होते हैं और जिन्हें कोई भी सैटेलाइट पहचान सकता है। ईरान ने तटीय पहाड़ों में सीधे खुदाई करके बंकरों के अंदर एंटी शिप मिसाइल बैटरियां लगाईं। लॉन्चर सुरंगों में रहते, खुलते, मिसाइल दागते और फिर चट्टानों में छिप जाते थे। नूर, कादिर और डरावने अबू मेहदी मिसाइलें पूरे जलडमरू मध्य को कवर करती थीं, जिनकी रेंज 20 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। एक जहाज पर हमला जलडमरू मध्य में प्रवेश से पहले, पार करते समय या बाहर निकलने के बाद भी हो सकता था, लेकिन ईरान यही नहीं रुका। दूसरी परत को मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता था। सैकड़ों तेज फुर्तीली नौकाएं जो मिसाइलों, टॉर्पीडो और विस्फोटकों से लैस थी, खास तौर पर फारस की खाड़ी के उथले और द्वीपों से भरे पानी के लिए बनाई गई थी। हर एक हमला करती है और गायब हो जाती है इससे पहले कि कोई युद्धपोत जवाब दे सके। सैकड़ों एक साथ काम करती है। समस्या का हल निकालना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तीसरी परत थी बारूदी सुरंगें और ड्रोन। ईरान ने जलडमरू मध्य में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाईं, जिनकी संख्या 5 से 6 हजार के बीच मानी जाती है और ये अलग अलग प्रकार की हैं। और कामिकाजे ड्रोन ये व्यवस्था पूरी करते थे। कुछ आम मछली पकड़ने वाली नावों के रूप में छिपे हुए थे जो बिना पकड़े गए लक्ष्यों के करीब पहुंच जाते थे। मार्च की शुरुआत में एक ड्रोन ने तेल टैंकर से जा टकराया था। एक भारतीय नाविक की मौत हो गई। चौथी परत अदृश्य थी, लेकिन उतनी ही प्रभावी थी जितनी बाकी परतें। ईरान ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर जीपीएस हस्तक्षेप शुरू किया। 24 घंटे से भी कम में 1000 से ज्यादा जहाजों ने सिग्नल के खोने या विकृत होने की रिपोर्ट की। कप्तान अपने नेविगेशन सिस्टम में असंभव स्थान देख रहे थे। जहाज जमीन पर, हवाई अड्डों पर ऐसी जानकारियां जो मौजूद ही नहीं थी। 34 किलोमीटर चौड़े एक जलडमरू मध्य में बिना जीपीएस के चलना
अंधे की तरह चलना है। एक नेविगेशन अधिकारी ने ब्लूमबर्ग को बताया कि उसने केवल रडार की मदद से ओमान की खाड़ी पार की, जबकि उसने जहाज की दाहिनी ओर की खिड़की से फुजैरा टर्मिनल को क्षितिज पर जलते हुए देखा और जहाज के ऊपर से तेज रफ्तार में लड़ाकू विमान गुजरते हुए देखे। लेकिन ईरान के पास एक पांचवी परत भी थी, जिसने एक भी गोली नहीं चलाई और शायद सबसे प्रभावी साबित हुई। कोशिश करो अंदाजा लगाने की। ये मिसाइलें नहीं थी, ये समुद्री बारूदी सुरंगें नहीं थीं, ये ड्रोन नहीं थे। संघर्ष शुरू होते ही दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री बीमा कंपनियों ने, जो 90% जहाज़ों को कवर करती हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए युद्ध जोखिम कवरेज रद्द कर दी। कोई भी जहाज मालिक बिना बीमा के जहाज नहीं भेजता। जलडमरू मध्य अपने आप ही बंद हो गया। ईरान ने सीखा कि दुनिया के सबसे बड़े तेल गलियारे को बंद करने के लिए कभी कभी लंदन को एक फोन करना ही काफी है। नतीजा तुरंत दिखा। युद्ध से पहले हर दिन 130 से अधिक जहाज जलडमरू मध्य से गुजरते थे। मार्च 2026 में यह संख्या लगभग शून्य हो गई। पूरे महीने में केवल 21 जहाज ही पार कर सके। इसका मतलब है जैसे दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह बंद हो जाए और फिर खुले, पर हर 1.5 दिन में सिर्फ एक जहाज ही आए। करीब 3200 जहाज फंस गए, दोनों तरफ इंतजार करते हुए। उनके साथ 40,000 तक नाविक भी थे। उन नाविकों में से एक युवा भारतीय था, जो अपनी पहली यात्रा पर था। इराक के तट के पास एक जहाज में फंसा हुआ था। जहाज पर पर्याप्त पानी नहीं था और दूर दूर तक जलती आग से क्षितिज रोशन हो रहा था। उसने प्रेस से कहा कि पहली समुद्री यात्रा के अनुभव के बाद वो फिर समुद्र में नहीं जाएगा और अब सिर्फ घर जाना चाहता है। और इसी दौरान दुनिया इसकी कीमत चुका रही थी। तेल की कीमत $73 प्रति बैरल से बढ़कर $126 प्रति बैरल हो गई थी। जापान ने ऊर्जा की राशनिंग शुरू कर दी। अमेरिका के पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल की कीमत 3 हफ्तों से भी कम समय में 30% बढ़ गई। ईरान ने एक किला बना लिया था। उसे यकीन था कि कोई उसे गिरा नहीं सकता, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के पास पहले से ही जवाब तैयार था और उन्होंने परत दर परत हमला किया। नष्ट की जाने वाली पहली परत सबसे कठिन थी, मिसाइल बंकर। पारंपरिक लॉन्चरों को नष्ट करना अपेक्षाकृत आसान है। आप स्थान की पहचान करते हैं, एक गाइडेड बम छोड़ते हैं और लक्ष्य गायब हो जाता है। लेकिन ईरानी लॉन्चर तटीय पहाड़ों के अंदर ठोस चट्टानों में खुदे हुए सुरंगों के भीतर रहते थे। साधारण बम वहां तक नहीं पहुंच सकते थे। क्रूज मिसाइलों में पर्याप्त पैठ नहीं थी। संयुक्त राज्य अमेरिका को कुछ अलग चीज की जरूरत थी और उनके पास थी। 17 मार्च 2026 को B-1B लांसर बम वर्षक इंग्लैंड के RAF फेयरफोर्ड एयरबेस से उड़ान भरे। उन्होंने 8,500 किलोमीटर की दूरी तय की, अटलांटिक व भूमध्य सागर पार किए और उड़ान में ही ईंधन भरा। और उन्होंने एक पहले से पुष्टि की गई कार्रवाई में GBU-72 बम सीधे ईरानी बंकरों के प्रवेश द्वार पर होर्मुज जलडमरू मध्य के तट पर गिराए। GBU-72 आम बम नहीं है। इसका वजन 5,000 पाउंड यानी 2 टन से भी ज्यादा है। लेकिन ये बस कहानी का एक हिस्सा है। इसमें एक भेदी वारहेड लगा होता है जो GPS और जड़त्वीय नेविगेशन प्रणाली के साथ जुड़ा होता है, जिससे इसे सुरक्षित दूरी से दागा जा सकता है। फिर भी ये अपने लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है। अनुमान है कि यह बम 30 मीटर सख्त जमीन और करीब 7 मीटर कंक्रीट को भेद कर ही फटता है। जब इसका विस्फोट होता है तो वह अंदर ही होता है। बंकर अब किसी चीज की सुरक्षा नहीं कर पाता, वह एक जाल बन जाता है। और यह बम अमेरिकी शस्त्रागार में मौजूद अन्य बमों से अलग है। बाकी बम केवल B-2 स्पिरिट स्टिल्थ बॉम्बर द्वारा ही ले जाए जा सकते हैं। वहीं GBU-72 को B-1B लांसर से गिराया जा सकता है, जो एक मिशन में इनमें से 12 तक ले जा सकता है। हम बात कर रहे हैं 12 ऐसे बमों की जो एक ही विमान से भूमिगत बंकरों को नष्ट कर सकते हैं, और वह विमान इंग्लैंड से उड़ान भरता है। लॉन्चरों को नष्ट करने के अलावा सेंटकॉम यानी अमेरिकी सेनाओं की सेंट्रल कमांड ने उन रडारों और खुफिया प्रणालियों पर भी हमला किया
जो ईरानी मिसाइलों को मार्गदर्शन कर रहे थे। एडमिरल ब्रैड कूपर, कमान के प्रमुख, ने पुष्टि की, संयुक्त राज्य अमेरिका ने केवल हथियार नहीं नष्ट किए, उन्होंने वो आंख, दिमाग और नस नष्ट कर दी जो जहाजों को देखती, प्रक्षेप वक्र की गणना करती और फायरिंग का आदेश देती थी। पूरा सिस्टम अंधा कर दिया गया था। लेकिन बंकर सिर्फ समस्या का एक हिस्सा थे। तेज नावें अभी भी चल रही थीं। यही पूरे संघर्ष की सबसे अप्रत्याशित कहानियों में से एक सामने आती है। मैं तुम्हें एक चीज से परिचित कराता हूँ। A-10 थंडरबोल्ट 2, जिसे वॉरथॉग यानी जंगली सुअर कहा जाता है, एक हमला करने वाला विमान है जिसे 1970 के दशक में यूरोप में सोवियत टैंकों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। पुराना, धीमा। दशकों तक पेंटागन ने इस विमान को सेवा से हटाने की कोशिश की, लेकिन एक चीज थी जो A-10 किसी भी दूसरे विमान से बेहतर करता था। नीचे धीरे धीरे उड़ना और बरसाना। छोटे और बिखरे हुए लक्ष्यों पर जबरदस्त फायर पावर बरसाना। ठीक वही जो 34 किलोमीटर चौड़े जलडमरू मध्य में सैकड़ों ईरानी नौकाओं का शिकार करने के लिए जरूरी था। जनरल डैन केन, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख, ने इसकी पुष्टि की। A-10 वार्थोग जलडमरू मध्य में तेज हमला करने वाली नौकाओं का शिकार कर रहा था और उन्हें नष्ट कर रहा था। उसका GAU-8 एवेंजर तोप, जो 30 मिलीमीटर का है और प्रति मिनट 3900 गोलियां दागता है, ईरानी नौकाओं के लिए विनाशकारी साबित हुआ। जलडमरू मध्य में हुई कार्रवाइयों में 120 से अधिक ईरानी नौकाएं नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दी गई, जिसमें A-10 मुख्य जिम्मेदार प्लेटफॉर्मों में से एक था। ये विडंबना है कि जिस विमान को पेंटागन ने 3 बार रिटायर करने की कोशिश की थी, वही विमान ठीक वही काम कर रहा था जिसके लिए उसे बनाया गया था। बस दुश्मन पूरी तरह अलग था जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था। लेकिन अभी भी एक समस्या बाकी थी, शाहेद ड्रोन। समाधान ऐसी जगह से आया जहां से किसी को उम्मीद नहीं थी। ईरान ने रूस को यूक्रेन पर हमला करने के लिए शाहेद ड्रोन उपलब्ध कराए थे। यूक्रेन ने 4 साल की जंग में 44,000 से ज्यादा ड्रोन गिराए। शाहेद ड्रोन गिराने का सबसे अधिक अनुभव यूक्रेनियों के पास था। जब खाड़ी देशों पर भी वही ड्रोन हमले हुए तो उनकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी। 201 यूक्रेनी विशेषज्ञ 5 खाड़ी देशों में पहुंचे, जिनके पास युद्ध के मैदान में विकसित इंटरसेप्टर थे। हर इंटरसेप्टर की कीमत 800 से $3,000 के बीच थी। एक पैट्रियट मिसाइल से शाहेद गिराने की लागत $13 मिलियन तक होती है। ज़ेलेंस्की ने कहा, खाड़ी देशों ने 800 से अधिक पैट्रियट मिसाइलें इस्तेमाल की, सिर्फ 3 दिनों के संघर्ष में ही। यूक्रेनियों ने एक बहुत सस्ती और उतनी ही प्रभावी समाधान पेश किया। वह देश जिसे रूस, जो ईरान का सहयोगी है, नष्ट करने की कोशिश कर रहा है, अब फारस की खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों की रक्षा कर रहा था, उस तकनीक के साथ जो खुद ईरान द्वारा प्रायोजित हमलों से बचने के लिए विकसित की गई थी। और मार्च के अंत तक यही स्कोर रहा। 9,000 से ज्यादा ईरानी लक्ष्य नष्ट किए गए। ईरानी नौसेना के 140 से ज्यादा जहाजों को नुकसान पहुंचाया गया या डुबो दिया गया। एडमिरल ब्रैड कूपर ने इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 3 हफ्तों में किसी नौसेना की सबसे बड़ी तबाही बताया। कुछ दिन बाद 22 मार्च को ट्रंप ने एक अल्टीमेटम जारी किया। अगर ईरान ने 48 घंटे के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य नहीं खोला तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेगा और उन्हें नष्ट कर देगा। ईरान ने जवाब में धमकी दी कि वह क्षेत्र में सभी अमेरिकी और इजरायली ऊर्जा अवसंरचना को नष्ट कर देगा। समय सीमा नजदीक आ रही थी और समाप्त होने से कुछ घंटे पहले ट्रंप ने सार्थक बातचीत की घोषणा की और समय सीमा को 5 दिन और बढ़ा दिया। ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी बातचीत से इनकार किया, लेकिन पर्दे के पीछे पाकिस्तान के जरिए एक 15 बिंदुओं वाला अमेरिकी प्रस्ताव पहुंचा था। 25 मार्च को ईरान ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव को खारिज कर दिया और अन्य शर्तों के साथ साथ होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी संप्रभुता की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की मांग की।
और 26 मार्च को कहानी फिर शुरू हुई। क्या आपको वह आदमी याद है जिसने वीडियो शुरू किया था? अली रेजा तंगसीरी, वो रियर एडमिरल जिसने इस पूरे सिस्टम को बनाया और कमांड किया था, जिसने 2 दिन पहले एक्स पर धमकियां पोस्ट की थी, जिसने कहा था कि वो संयुक्त राज्य अमेरिका का पीछा करते हुए मेक्सिको की खाड़ी तक जाएगा। इजराइल ने कहा कि उसे ईरान के दक्षिणी बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में मार गिराया गया, जहां से पूरे ब्लॉकेड का संचालन होता था। किला नष्ट कर दिया गया था और जिसने उसे बनाया था वो आदमी भी। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ईरान ने लॉन्चर, जहाज और नौसेना कमांडर खो दिए, लेकिन उसकी मिसाइलें, ड्रोन और समुद्री बारूदी सुरंगें अब भी जलडमरू मध्य में बिखरी हुई हैं। और इन समुद्री बारूदी सुरंगों की सफाई भले ही पूरी तरह से सहयोग हो, जो अभी तक नहीं है, हफ्तों या शायद महीनों लग सकते हैं। असल में जो हो रहा है उसके लिए एक ऐतिहासिक समानता भी मौजूद है। 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरानी उकसावे के जवाब में ऑपरेशन प्रेइंग मैंटिस चलाया, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से सबसे बड़ा अमेरिकी नौसैनिक अभियान था। 8 घंटे से कम समय में उन्होंने तेल प्लेटफॉर्म नष्ट किए, एक फ्रिगेट और कई नौकाएं डुबो दी। इसके बाद ईरान लगभग 2 दशकों तक खाड़ी में शांत रहा और 2026 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने सिर्फ 3 हफ्तों में इससे कहीं ज़्यादा तबाही मचा दी, जबकि उनके हित इतने विपरीत थे। ये कोई हैरानी की बात नहीं है कि दोनों पक्षों के बयान किसी को भी उलझन में डाल सकते हैं। ईरान कुछ और कहता है, संयुक्त राज्य अमेरिका कुछ और कहता है। ये जानना मुश्किल है कि कौन जीत रहा, कौन झुक रहा या कोई समझौता हो रहा है। लेकिन एक नियम है जो सारी उलझन दूर करता है। नेताओं की बातों को नजरअंदाज करें, देखें कि वे क्या करते हैं। आइए ईरान पर नजर डालते हैं। वह शायद अभी तक जलडमरू मध्य नहीं खोला है और सार्वजनिक रूप से किसी भी बातचीत से इनकार करता है, लेकिन उसने सद्भावना के तौर पर 8 तेल टैंकरों को गुजरने दिया। ईरानी विदेश मंत्री ने स्वीकार किया है कि वॉशिंगटन के साथ बिचौलियों के जरिए संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, और ट्रंप ने अपनी ही बातों में ईरानी सरकार के अनुरोध का हवाला देते हुए समय सीमा को 10 दिन और बढ़ा दिया है। तो आप अपनी खुद की राय बना सकते हैं। इस वीडियो से पहले किसी जलडमरू मध्य को बंद करना पुराने समय की बात थी, जिसमें बड़ा बेड़ा, सालों की योजना और घोषित युद्ध जरूरी होता। अब आप जानते हैं कि सिर्फ बारूदी सुरंगें, ड्रोन और लंदन की एक बीमा कंपनी का फैसला ही काफी है। इस जलडमरू मध्य को फिर से खोलना एक लड़ाई जीतने से भी ज्यादा कठिन है। ये वह खोज है जिसे दुनिया में कोई भी शासन कभी नहीं भूलेगा। इसी कारण होर्मुज में जो हुआ वो ईरान से कहीं आगे तक मायने रखता है। अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि ईरान झुककर जलडमरू मध्य खोलेगा? नीचे लिखिए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए मददगार था तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति से साझा करें जो जानना चाहता है। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, आगे और भी आएगा। अगली बार मिलते हैं।